हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं समकालीन भारत और उसी के अंदर हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। अब तक हमारा एक लेक्चर उस लेक्चर के अंतर्गत हो चुका है और आज हम लोग भारत के भौतिक विभाजन को जो हमने 6 प्रकार का पढ़ा है, हिमालय से हम लोग अपना प्रारंभ कर चुके थे और हम लोग उसमें देखे थे कि जो आपका हिमालय पर्वत है वो आपका जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा अरुणाचल तक फैला हुआ है। हमें हिमालय 3 श्रेणी में विभक्त मिलता है। 3 श्रेणी आपकी हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। और हमने देखा विश्व की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं वो आपका महान हिमालय के अंतर्गत है और महान हिमालय लघु हिमालय के बीच कुछ घाटी पाई जाती हैं और कुछ शिवालिक हिमालय और आपका लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। क्लियर है? उन घाटियों का भी हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। और बात कर रहे थे मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र में गंगा, यमुना और आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है उस सारे क्षेत्र का भी हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका अध्ययन करेंगे। उनको सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। चलिए ज्यादा समय लेते हुए चलते हैं सीधे हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। भारत का भौतिक स्वरूप की हम लोग बात कर रहे थे और भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जैसा आपको पता है कि हम देख पा रहे थे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, भारत का मरुस्थल, तटवर्तीय और द्वीप, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे। और आज हम लोग ये पढ़ चुके थे कि कितना उसका विस्तार है हिमालय पर्वत का, कहां से कहां तक प्रारंभ है, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे। अब आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों जो मैं आपको दे रहा हूं और जब आप लोग इसे कर लेंगे तो हम लोग लेक्चर के अंतिम में इन सबको मैप के माध्यम से इनको फिल करेंगे। जैसे हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, इसको हम लोग देखेंगे कि हिमालय के कौन से ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं जिनको हम लोगों को अपने लेक्चर के माध्यम से इनको देखना है, इनको पढ़ना है। देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी है विश्व की। और प्रश्न बनता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी किस पर्वत का भाग है? तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का भाग है। मैं पूछूं किस देश में स्थित है? तो आपका माउंट एवरेस्ट आप कहेंगे नेपाल में। ऊंचाई 8,848 मीटर, कहीं इसको 8,850 मीटर भी बताया गया है। ध्यान रखना, ठीक? इतना आपको ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची दूसरी नंबर की अगर हम बात करें चोटी में तो तब से नंबर पर आती है कंचनजुंगा। कहीं जुंगा लिखा है, कहीं जंगा लिखा है। ये पड़ती है भारत में और भारत का राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम में कंचनजंगा है 8,558। फिर पड़ता है मकालू, ये भी एक बहुत ऊंची चोटी है आपका तीसरे नंबर की और ये पड़ती है आपकी नेपाल में। इसकी हाइट आपको दिखाएगी। नेपाल के बाद पड़ती है धौलागिरी, ये भी आपका नेपाल में है। ठीक, तो अगर क्रम पूछ ले कि विश्व की हिमालय पर्वत की 4 सर्वाधिक चोटियों का नाम बताइए, तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। तो एक भारत में है, बाकी 3 कहाँ स्थित है? नेपाल में। ध्यान रहेगा इतना, कहाँ स्थित है आपका? नेपाल में स्थित है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें समझे। नंगा पर्वत भारत। अब देखिए नंगा पर्वत को मैं आपको बताया था कहाँ है, आपका JNK में था। ये आपका नंगा पर्वत वर्तमान में आपका लद्दाख का पार्ट बन गया होगा। अब देखिए नंगा पर्वत को हमने देखा और नंगा पर्वत के साथ थोड़ा सा आप देखिए अन्नपूर्णा, ये भी चोटी है। ये भी कहाँ है? आपकी नेपाल में। नंदा देवी पड़ती है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। ये भारत की चोटी है, यानी कि नंगा पर्वत सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी मिली थी? कंचनजंगा सिक्किम में, उत्तराखंड में मिली आपकी नंदा देवी। और कामेत भी कहाँ है? भारत में है। और नामचा बरवा भी कहाँ है? भारत में, आपके सिक्किम राज्य में। गुरु माथा कहाँ है? आपका नेपाल में। क्लियर है? तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं जो हमको दिखाई दी। आगे देखिए महान हिमालय के
वलय की प्रक्रिया, वलय का मतलब होता है मोड़, फोल्ड बढ़ने की प्रक्रिया कि जो प्रोसेस हुई थी। देखिए, महान हिमालय की वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग में करोड़ ग्रेनाइट का बना है, यानी कि जो आपका हिमालय का जो पार्ट है इंटरनल, उसमें जो क्राउड है वो आपका ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उसका बना है। यह श्रृंखला हमेशा कैसे ढकी है? बर्फ से। यानी कि जितनी भी ये हाईएस्ट पीक हैं आपकी, जो भी चोटियां हैं, चाहे नामचा पर्वत हो, नंदा देवी हो, धौलागिरी हो, अन्नपूर्णा हो, कोई सी भी हो, इनमें क्या रहता है? हमेशा आपका बर्फ से ढका रहता है। हाईएस्ट पीक है ये, तथा इसे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, यानी कि इसमें बहुत सी जलधाराएं क्या होती हैं? इनसे निकलती हैं आपका, इनसे क्या होती हैं आपका बच्चों? आपका प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। कह रहा है जो आपका हिमाद्री है आपका दक्षिण में, और सबसे ज्यादा कहां पर है? आपका असम में। तथा हिमाचल यानी कि निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप हिमाचल को क्या देखेंगे? आपका निम्न हिमालय के नाम से जानती है। श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक स्पीडन और परावर्तित सेल से हुआ है। यानी कि जो भी आपकी श्रृंखला बनी है, स्पीडन का मतलब है फोर्स से, और सेलों का जो आपका रूप परिवर्तन आया उनके कारण ये बदलाव दिखाई दिया है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। औसत ऊंचाई इनकी कितनी है? 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला, आप इसको भी दिखाएंगे कि आपकी पीर पंजाल जो आपकी श्रृंखला है ये कहां पर है? सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है बच्चों? ध्यान देना आपको, पीर पंजाल श्रृंखला आपकी पूरी श्रृंखलाओं में सबसे लंबी है। चाहे आपकी धौलाधार हो, पीर पंजाल हो, ये सबसे लंबी है इसमें। ठीक, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। देखिए, धौलाधार भी और आपका महाभारत श्रृंखला भी कैसी है? ये आपकी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां शामिल हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कुछ घाटियां मिलती हैं, तो आपका कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इन्हीं हिमालय पर्वतों के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। आज जानते हैं कि ये पहाड़ी कैसे हैं? स्टेशंस हैं, आपके नगर हैं, इनके लिए हम इनको जानते हैं। ठीक, दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है, एटलस से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति को देखो, उन राज्यों का नाम लिखो। अब मुझे बताइए कि मसूरी कहां पर है, नैनीताल कहां पर है और रानीखेत कहां पर है, और साथ में ये पिरसन है, ये किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का भाग है कि लघु का भाग है कि आपके शिवालिक का भाग है? ये मुझे बच्चों आप बताएंगे कि कौन किस श्रृंखला का भाग है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? आपका शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदी द्वारा लाई गई जो आस्पिड पदार्थों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत, कैसी हैं आपकी? जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी कि शिवालिक और दून घाटियों के बीच जो आपकी स्थित जो आपकी घाटियां हैं, किसके? शिवालिक और निम्न आपके हिमाचल के बीच, उनको हम क्या कहते हैं? उनको दून घाटी के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जैसे देहरादून, कोटाली दून, पाटली दून, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए क्या स्थिति है थोड़ा सा, और इसको जानने की कोशिश करिए। देखिए, K2 दिख गया आपको? K2 ऑक्यूपाई कश्मीर का हिस्सा है। इस पर हम चलो बात ही नहीं करते, कभी बात होगा हम बाद में देखेंगे, छोड़िए। सबसे पहले देखिए, लद्दाख, जास्कर और कराकोरम दिख गया बच्चों?
ठीक, ये रहा हिमालय और ये रहा शिवालिक हिमालय। ठीक, और ये हिमालय, और ये रहा पर्वत, ये पूरा हिमालय पर्वत है। जहां तक ये रेड रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिमालय पर्वत है। यानी कि नंगा पर्वत से लेकर आपका नामचा बरवा तक फैला हुआ है। ठीक, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे है उत्तरी गंगा का मैदान। ये रहा, ये जो पूरा मैदान है, ये क्या है? उत्तरी गंगा का मैदान है ये सब। ठीक है बच्चों, कैसा है? उत्तरी गंगा का आपका मैदान है। देख लिया आप लोगों ने? देखिए, ये पूरा भारत का जो मैप है आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप पूरे कोस्टल एरिया को पढ़ेंगे, इसको भी देखेंगे। देखिए, आइए हम इसको देखते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक की स्थिति के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। यानी कि हम दक्षिण उत्तर की स्थिति को ना लेकर हम लोग पूर्व और पश्चिम की स्थिति को भी देखते हैं। यानी कि ऐसे ना देख के इस आकार में भी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए, इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। क्या जो नदी वर्गीकरण है, इनका वर्गीकरण हम लोग आपके नदियों घाटियों के आधार पर करते हैं। उदाहरण के लिए, सिंधु एवं सतलज के बीच के स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये देखिए, जो आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो स्थित हिमालय है, उस हिमालय को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। मैं बात करूं पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय का मीनिंग है कि सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। समझ, ये रहा आपका सिंधु और ये रहा सतलज। इसके बीच का जो पार्ट होगा, ये यहाँ वाला रीजन, इसको हम क्या कहेंगे? ये पंजाब, ये वाला रीजन, ये आपका पंजाब हिमालय है। ठीक, क्योंकि यहाँ जो विभाजन हो रहा है वो आपका नदियों के आधार पर हो रहा है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से, अगर पूर्व से और पश्चिम की ओर देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीर या आपका हिमाचल हिमालय। यानी कि अब हम अगर पूर्व से पश्चिम को देखें तो उस आधार पर ये कश्मीर तथा पश्चिम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, यानी कि जो आपकी सतलज नदी और काली नदी जो आपके नेपाल में बहती है, उसके बीच का जो क्षेत्र है हिमालय का, हम उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब कुमाऊं हिमालय और जो आपकी तिस्ता नदी है, इस नदी के बीच के भाग को आपका नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को आप हम किसके नाम जानते हैं? असम हिमालय के नाम का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ये हिमालय का विभाजन है नदियों के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? ध्यान देखिए, नदियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। ध्यान रहेगा। और पहले जो हम बात कर रहे थे हिमालय का विभाजन की, चलिए मैं इसको क्या कर देता हूं बच्चों, अभी देख लेते हैं। हम इसको पूरा मैं लिख देता हूं ताकि बच्चे बिल्कुल भी आपका कंफ्यूज ना हो, किसी चीज से आपको ऐसा ना लगे कि सर ने नहीं बताया और हम लोगों को लिखना था, समझ नहीं आया। हम इसको अभी देख लेते हैं और हम लोग इसको बहुत अच्छे से आपका लिख भी लेते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम जो आपकी बात कर रहे थे हिमालय की, तो सबसे पहले देखिए, सतलुज एवं
सिंधु नदी के। इसके बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पंजाब, पंजाब, हिमालय। याद रहेगा? पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो है बच्चों, आपको समझ आना चाहिए कि जो हमारा दूसरा हिमालय है, दूसरा हिमालय पड़ेगा आपको। देखिए, अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा दूसरा जो आपका हिमालय होगा वो होगा सतलुज व कौन सी नदी होगी? काली नदियों या काली नदी के बीच। और इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? ये हमारा है कुमाऊं हिमालय। क्या है? ध्यान रखना बच्चों, कुमाऊं हिमालय। ध्यान रहेगा इतना। बात कर रहे हैं तीसरे हिमालय। तीसरा जो हिमालय है हमारा, तीसरा हिमालय की बात करेंगे हम। काली, कौन सी बच्चों? याद लीजिए, काली नदी व जो आपकी तीस्ता है, तीस्ता नदी। इस नदी के बीच को हम लोग कहेंगे, काली तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ध्यान रहेगा। अगला देखिए, अगला हम लोग देखेंगे जो आपको मिलेगा तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच, नदियों में इसको बोलेंगे असम हिमालय। क्या कहेंगे? असम हिमालय। ध्यान रहेगा। अब देखिए, ये जो आपका हिमालय जो हम लोग विभाजन जो हम आपका देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये विभाजन है नदियों के आधार पर आधार पर। ध्यान दीजिए, किसके आधार पर है ये विभाजन? नदियों के आधार पर। और जो हम सबसे पहला पढ़े थे वो था आपका श्रृंखला के आधार पर। आधार पर याद होगा। जैसे पहला हिमालय देखे थे हम लोग, महान हिमालय। दूसरा देखे लघु हिमालय। और तीसरा देखे आपका शिवालिक हिमालय। इन तीनों को हम लोग पढ़े। ध्यान रहेगा इतना। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी प्रकार को कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो? ध्यान रहेगा। जो अब आपको थोड़ा सा हम वापस ले चलते हैं। देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। थोड़ा समझिए, इसमें ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है दिहांग महाखंड गोर्ज के बाद, गड्ढा बनाता है, गोर्ज बनता है के बाद दक्षिण हिमालय की ओर एक आपका तीखा मोड़ बनते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नामचा बरवा के बाद ही नीचे को फैला हुआ है। वहां बहुत सारी पहाड़ियां हैं, गारो, खासो, जयंतियां। क्लियर है? और तो उनको हम लोग क्या कहते हैं आपका? हम उनको पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व में होकर
मजबूत बालू पत्थर अवसाद शैलों की बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। अधिकतर समानांतर श्रेणियां हैं, घाटी के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में आपका पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर आपका शामिल है। देखिए थोड़ा हम लोग इनको इसमें आपका देख लेते हैं। इस वाले मैप में ना हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले वाले में तो होंगी ये सारी पहाड़ियाँ, इसमें भी नहीं दी हैं। देखिए ये दी गई हैं, कुछ पहाड़ियों के नाम यहाँ दिए गए हैं, गारो, खासो, जयंतिया, कुछ यहाँ पहाड़ियाँ, कुछ इधर हैं, कुछ ही हैं। तो यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उनको भी हम लोग आपका एक एक करके सभी को बहुत अच्छे से इसमें आपका देख लेंगे कि कौन सी पहाड़ी कहाँ किसका टकराव है। तो इतना हम लोग अभी फिलहाल आपका देखें कि ये क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपका नंगा पर्वत है से शुरू हो रहा है और जहाँ आपका नामचा पर्वत है वहाँ समाप्त हो रहा है, और उसके बाद जो आपका हिमालय फैला है वो आपका पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से आपका फैला हुआ है। क्लियर है? और इसमें अगर आप इसका चित्र देखें तो यही पूरा चित्र है जहां तक हिमालय फैला हुआ है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं ताकि बच्चे बिल्कुल भी आपका बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखिए जितना ये रेड आपके सामने आ रहा है ये पूरा हिमालय है बच्चों। क्या है? पूरा हिमालय है ये। देखिए लाइन खींच रही है कंटिन्यूअस सतत। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं आ रहा होगा उत्तरी मैदान। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी है ये नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन आप सबसे पहले हिमालय को देखिए, इतना लंबा और विशाल फैला हुआ है। और यही हिमालय जो है आपका बच्चों नीचे की साइड में जो आपके ये रेड डॉट लगे हैं, ये देखिए ये वाले डॉट, मैं अभी सेम कलर आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। ये वाले डॉट ये सब आपके पूर्वांचल की पहाड़ियों को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जो आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं उनको दिखा रहे हैं। तो ये पूरा आपका हिमालय का विस्तार है और महान हिमालय के बीच ही ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। हमने आपका हिमालय को नदी के आधार पर, श्रेणी क्रम के आधार पर उनको जांचा है, उनको देखा है, उनको पढ़ा है। क्लियर है? इनको जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस अपने टॉपिक के तरफ। देखिए टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान की। इसकी जो हमारा मैदान है उत्तरी मैदान, इसकी हम लोग आपका बात कर रहे हैं। देखिए क्या है उत्तरी मैदान? उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहु बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे ये क्या हो गई, उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। अब देखिए ये कह रहे हैं कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये नदी आपकी पर्वत से निकली तो ये अपने साथ बहुत सारा जलोढ़ लेके आई। जलोढ़ का मतलब समझते हो? कुछ कटा हुआ पत्थर, कुछ रेत, कंकड़, बालू, महीन बालू। और जब ये पर्वतों से नीचे उतरी, आपके शिवालिक जो पात थे, खुद आपका शिवालिक हिमालय से जैसे नीचे उतरी तो नीचे उतरकर और बहुत लंबे समय तक ये जो अपना जलोढ़ था उसको छोड़ती चली गई, वहां निक्षेप बन गया और लाखों वर्षों में क्या हो गया, यहाँ आपका एक मैदान का निर्माण हो गया। और यही कारण है हिमालय से नीचे का जो क्षेत्र है जिसको हम मैदान बोलते हैं, उत्तरी मैदान, ये बहुत उपजाऊ है। क्योंकि गंगा यमुना का जो संगम है वो तो है ही, गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनसे क्या है आपका ये मैदान बना है जो बहुत उपजाऊ है। क्लियर है? इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 मीटर 220 या 240 किलोमीटर आपका चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यानी कि आप अगर एक क्षेत्र में देखोगे जहां पर ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। समृद्ध मृदा यानी कि अच्छी खासी मृदा अनावरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है बच्चों? ये आपका उपजाऊ वाला क्षेत्र है। यानी कि जैसी हमको उपजाऊ कंडीशन चाहिए वैसे कृषि के लिए फेवरेबल है और बहुत अच्छा उत्पादक क्षेत्र है।
उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेप कार्य में लगती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। ये द्वीप नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। अब देखिए, आपने समझा कि कैसे किस प्रकार से जो है आपका जो नदी का क्षेत्र है वो आपका बना हुआ है, उसको पूरा जानना है। अब आप दोआब को समझिए। दोआब क्या होता है? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बहुत बार झगड़े का कारण भी रहा है दोआब। देखिए बच्चों, दोआब जो होता है, दो नदियों के बीच का जो भाग है, जो जमीनी भाग होता है, हम उसको दोआब कहते हैं। जैसे गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है, हम उसको दोआब कहते हैं। क्लियर है? अब एक साइड में आपकी गंगा हो जाए, एक साइड में यमुना हो जाए, उसके बीच में जो उनका मैदान होगा, उस मैदान को हम दोआब कहते हैं, क्योंकि दोनों नदी वहां अपना डिपोजिशन को आपका छोड़ती हैं और बहुत जो दोआब होता है बहुत उपजाऊ होता है। क्लियर है? तो बच्चों, आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं विराम देंगे। उत्तरी मैदान के विषय में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे और विस्तृत से इसको समझेंगे। फिलहाल हम लोग आपका हिमालय को समझ चुके हैं। भारत का जो भौतिक विभाजन के 6 स्वरूप है, एक स्वरूप को हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा स्वरूप हम लोग आज आपका प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमने महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक को पढ़ा, नदी के आधार पर विभाजन पढ़ा, किस प्रकार से हिमालय बना हुआ पढ़ा और कौन कौन सी महान चोटियां पाई जाती हैं उनको देखा और जाना। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। किसी प्रकार कोई डाउट या कमेंट है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।